बच्चों, आदर्श क्वांटम के चैनल में आज हम अवतल दर्पण से प्रतिबिंब जो बनते हैं उसको पढ़ेंगे। तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की 6 स्थितियां हैं। उत्तल दर्पण में मुख्यतः एक ही स्थिति थी या 2 बनाई गई थी, लेकिन अवतल दर्पण में 6 स्थितियां हैं। 6 स्थितियों में 5 स्थितियां वास्तविक प्रतिबिंब बनने की हैं और 6वीं स्थिति में अवतल दर्पण से आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक, तो इस तरीके से हम कुछ इसके बारे में वर्गीकरण कर लें तो समझने में आसानी रहेगी। तो जो प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से प्रकाश किरणें चलती हैं, दर्पण से परावर्तित होती हैं, परावर्तन के पश्चात कहीं मिलती हैं, तो वही प्रतिबिंब बनता है। एक बात यहां गौर करने वाली है फिर से कि जो प्रकाश किरणें चलती हैं, दर्पण से परावर्तित होती हैं, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसी के आधार पर प्रकाश किरणें आएंगी तो लौटेंगी कहां से, यह तय होता है। लेकिन अब मुख्यतः 3 तरह की किरणों के लिए एक समझो कि याद ही हो जाता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें फोकस से होकर जाती हैं और फोकस से आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर, दोनों एक दूसरे को उल्टा हैं। और वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण जिस मार्ग से जाती है उसी मार्ग से वापस लौट आती है, अर्थात आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण बराबर 0। इतनी स्थितियों को जाने रहें तो प्रतिबिंब का जो है बनना वो हम आसानी से समझ जाएंगे। अब स्थिति इसमें क्या है, नंबर 1, जब वस्तु अनंत पर, ठीक, तो इसके लिए अब दर्पण बनाया जाए एक। ये दर्पण हुआ, इधर पालिश है, यहां इसका ध्रुव है P और यहां वक्रता केंद्र है C और यहां फोकस है यह। इसको खींच दिया जाए अब। इस तरीके से ये, तो ये बिंदु हो गए, ये ध्रुव हो गया। अब प्रकाश किरण जब वस्तु अनंत पर है तो समांतर आएगी, मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी ये। अब यहां आपतन बिंदु हुआ। अब जानते हो आपतन बिंदु से परावर्तन होगा, परावर्तन होगा तो परावर्तन के नियम का पालन करते हुए प्रकाश किरण लौटेगी। और दिखाया गया था कि यहां अभिलंब खींचा जाए, बताए थे। तो प्रकाश किरण आपतित वाली जो एक साइड रहेगी, परावर्तित वाली अभिलंब के दूसरी साइड रहेगी। तो ये प्रकाश किरण इतना करने पर कहां से, फोकस से होकर जाती है, फोकस से होकर के जाती है। ये प्रकाश किरण यहां से लौटी। कम से कम 2 किरण लाओ, चलो एक किरण नीचे से ही ले आते हैं, चाहे नीचे से लाओ चाहे ऊपर से लाओ, बात एक ही है। एक किरण इधर से आई, इसमें दोनों तरफ से ले आते हैं, कोई हर्ज नहीं, एक तरफ भी कर सकते हैं। अब यह भी मुख्य अक्ष के समांतर आई है तो क्या होगा, ये फोकस से होकर के लौटेगी। ठीक,
और ये फोकस पर ही इकट्ठा हो रही हैं, इसलिए प्रतिबिंब यहीं बन रहा है। अब देख रहे हो कि प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बन रहा है। वस्तु का ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा दोनों एक ही बिंदु पर बन रहा है, अर्थात बहुत छोटा प्रतिबिंब बना, बिंदु मात्र। अब इसकी स्थिति की जाए क्या? वास्तव में काट रही है तो प्रतिबिंब वास्तव में बना, और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे होते हैं। तो नंबर 1 वास्तविक, तो क्या हुआ? दूसरा उल्टा, उल्टा वास्तविक दोनों साथ साथ होंगे। फिर तीसरा आकार बिंदु मात्र, बिंदु मात्र, और चौथा स्थान फोकस पर, और पांचवा क्या होगा? दर्पण से पहले, दर्पण से पहले वही सब स्थित हो रही है, या दर्पण के बाईं ओर कह लो चित्र के अनुसार। प्रकाश वाले चैप्टर में हर चीज बताने के लिए आरेख या चित्र बढ़िया होना चाहिए, बिना आरेख के कोई मतलब नहीं होता लिखने का। अब दूसरी स्थिति में क्या हुआ? वस्तु कुछ नजदीक आई, अनंत पर रहने पर वस्तु दिखाई नहीं देती है, प्रकाश किरणें केवल आती हैं। दूसरी स्थिति में वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच, अनंत व सी के बीच, सी माने वक्रता केंद्र। ठीक, अब इसके लिए दर्पण बनाओ। ये यहां हो गया क्या? P, ध्रुव हो गया। अब खींचो अक्ष, ये यहां हो गया F, यहां हो गया C। ठीक, अब यहां वस्तु दिखा दो इस बार। अब वस्तु दिखाई देगी। दूसरी स्थिति जो होती है, जब वस्तु अनंत व सी के बीच, अनंत व वक्रता केंद्र के बीच होगी, तो वस्तु दिखाई देने लगेगी। अब इससे प्रकाश किरणें ले चलो, तो एक प्रकाश किरण तो समांतर ले चलो। ज्यादातर सब में एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। ठीक, ये, और ये परावर्तित होकर कहां से लौटती है? परावर्तन के नियमानुसार फोकस से। तो ये आ गई फोकस से। ये फोकस से, ये, और एक प्रकाश किरण कहां से जाएगी? अब उसको वक्रता केंद्र से ले चलो, वक्रता केंद्र से। वक्रता केंद्र से, तो ये तो बड़ा लग गया। अच्छा चलो, यहां, और ये प्रकाश किरण आई और अपने मार्ग से वापस लौटी। क्या हुआ? यहां प्रतिबिंब बना कटान पर। यहां एक बात ये समझो कि एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से भी जा रही है, वापस आ रही है अपने मार्ग से। ये भी वक्रता केंद्र से जा रही तो वापस आएगी, और ये गई तो इसके पैर का प्रतिबिंब यहां बना और सिर वाला यहां बना। ठीक, प्रतिबिंब बन गया। अब प्रतिबिंब के बारे में क्या लिखना है? नंबर 1
वास्तव में काट रही हैं तो वास्तविक, नंबर 2 वास्तविक है तो उल्टा, पर्दे पर भी मिलेगा ये भी बात, लेकिन यहां लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तीसरा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, बिंदु मात्र नहीं रह गया, कुछ कुछ अब हो गया बड़ा, लेकिन अब भी वस्तु से छोटी साइज का है। फिर चौथा कहां बना है, क्या सी व एफ के बीच, सी व एफ के बीच। ठीक। पांचवा, दर्पण से पहले, दर्पण से पहले। ठीक। अब देखो तीसरी स्थिति, ये बहुत महत्वपूर्ण स्थिति होने जा रही है। अब वस्तु और नजदीक आएगी तो क्या होगी, सीधे वक्रता केंद्र पर होगी, एक फिक्स बिंदु पर, निश्चित बिंदु पर, वक्रता केंद्र पर। अर्थात जब वस्तु C पर, वक्रता केंद्र पर, देखो जगह कम है, इसी में बनाना है। ये दर्पण हो गया, इधर पालिश है, यहां P है, और अब मुख्य अक्ष खींच दिया जाए। मुख्य अक्ष खींच दिया जाए। एफ है, यहां सी है। वस्तु अब फिर यहां है तो दिखाई देगी, वस्तु यहां है, ये दिखाई देगी। अब इससे प्रकाशकरण ले चलो, तो एक तो हम क्या करेंगे, समांतर ले चलेंगे, ठीक। समांतर ले आए तो ये फोकस से होकर लौटेगी, फोकस से होकर लौट गई। और दूसरी क्या होगी, यहां फोकस से होकर लाओ, इस नियम का भी उपयोग कर लो। और समांतर होकर लौटेगी, ये यहां काट रही हैं, प्रतिबिंब क्या हुआ, यहां बना ठीक इसी के नीचे बनता है। ठीक। यह बहुत स्पेशल स्थिति है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो जहां वस्तु होती है वक्रता केंद्र पर, वहीं नीचे उल्टा प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है और दोनों के आकार भी बराबर होते हैं। इस स्थिति के द्वारा न्यूमेरिकल में बहुत लाभ हम उठाएंगे। इस स्थिति के द्वारा न्यूमेरिकल हल करना बड़ा आसान हो जाता है और तमाम प्रतिबिंब के बारे में बिना सवाल लगाए ही एक भविष्य के बारे में बता दिया जाता कि ये उत्तर इतने से कम या इतने से ज्यादा आना चाहिए। उत्तर के बारे में एक अंदाजा लग जाता है, पहले से भविष्यवाणी कर ली जाती है। तो अब कुल मिलाकर के तीसरी स्थिति में जब वस्तु C पर होती है वक्रता केंद्र पर, तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है, जहां वस्तु है वहीं प्रतिबिंब भी बना। और जितनी लंबी वस्तु होगी, जो आकार होगा, उतना आकार
प्रतिबिंब का भी होगा। तो दर्पण से दूरी भी बराबर वस्तु और प्रतिबिंब की, और वस्तु का आकार बराबर प्रतिबिंब का आकार, या वस्तु की लंबाई बराबर प्रतिबिंब की लंबाई। ठीक, तो अब इसमें लिख दिया जाए क्या। नंबर 1 वास्तविक है ही, वास्तविक। नंबर 2 उल्टा कर दो, उल्टा। नंबर 3 जगह थोड़ी बचाओ, क्या सी पर। और नंबर 4 क्या वस्तु के बराबर। और नंबर 5 पहले, दर्पण से पहले। ठीक, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वस्तु से छोटा वस्तु के बराबर, सी वाई एफ के बीच तो सी पर, और दर्पण से पहले, पहले हमने लिख दिया जिससे जगह थोड़ी बच जाए। अब चौथा नंबर क्या है, जब वस्तु सी वाई एफ के बीच हो और नजदीक आए, वस्तु सी वाई एफ के बीच। ठीक, तो यहां अब दर्पण बनाओ। दर्पण हो गया। यहां P हो गया ध्रुव, अक्ष खींच दो। यहां F हो गया, यहां C हो गया। अब वस्तु कहां है, सी वाई एफ के बीच, यही पोजीशन है। ये एक प्रकाश किरण समांतर ले जाओ, ये फोकस से लौटी। ठीक, और एक प्रकाश किरण ले जाओ कहां, फोकस से। और ये यहां से लौटेगी। कटान कहां हुआ, यहां। ये यहां प्रतिबिंब बना। प्रतिबिंब कहां गया, अनंत और सी के बीच, अनंत और सी के बीच। देखो इस स्थिति में गजब का सेटलमेंट था, सब इकट्ठे थे। लेकिन जब वस्तु अंदर गई सी वाई एफ के बीच, वस्तु अंदर गई तो प्रतिबिंब क्या हुआ, सी के बाहर भगा। अब कहां पहुंचा, अनंत और सी के बीच। वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा, और क्या है, उल्टा। तो प्रतिबिंब के लक्षण, नंबर 1 वास्तविक, नंबर 2 उल्टा, नंबर 3 बड़ा, बस से बड़ा हो गया। नंबर 4 अनंत व सी के बीच। ठीक, और क्या हुआ, 5वां पहले, दर्पण से पहले, पहले बन रहा है। अब अगली स्थिति क्या बनी, 5वीं, जब वस्तु कहां हो, यह पर,
वस्तु F पर, फोकस पर। ठीक, तो अब यहां एक दर्पण बनाया जाए। यहां P हो गया, अक्ष खींच दो। अब F हो गया, C हो गया। ठीक, अब वस्तु कहां रहेगी? सीधे फोकस पर। वस्तु सीधे फोकस पर। यहां से एक प्रकाश किरण समांतर ले जाओ, फोकस से लौटाओ। ठीक, और प्रकाश किरण ये C है, बाहर पड़ रहा है, तब भी C के सीध में यहां से ले गए और ये वापस उसी मार्ग से आई। वक्रता केंद्र से जाती है तो उसी मार्ग से वापस लौटती है, आगे बढ़ी। ठीक, ये दोनों परावर्तित किरणें जो हैं ये एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं, और समांतर हो जाने पर माना जाएगा कि अनंत पर काटेंगी, क्योंकि यहां अब नजदीक काटने कोई गुंजाइश नहीं है। जैसे अनंत से समांतर आती हैं वैसे यहां से ये समांतर जा रही तो अनंत पर माना जाएगा काटेंगी। तो प्रतिबिंब क्या होगा? अनंत पर बनेगा। और देखो ये नीचे जा रही हैं, ऐसे नीचे जाएगी, जितने नीचे जाएगी मुख्य अक्ष से उतने दूरी इनकी बढ़ती जाएगी, प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा। ठीक, तो स्थिति क्या बनी? पहली वास्तविक, नंबर 2 उल्टा, नंबर 3 बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, और नंबर 4 अनंत पर, अनंत पर, और नंबर 5 क्या? पहले, दर्पण से पहले। ठीक, ये 5 स्थितियां हो गईं। छठवीं स्थिति में वस्तु कहां होगी? अब फोकस और ध्रुव के बीच। ये स्थिति थोड़ा सा समझ लो, यहां बना दें। तो ये यहां हो गया ध्रुव। अब इसके लिए खींच दिया जाए मुख्य अक्ष। इसमें मुख्य अक्ष पीछे भी बढ़ा दे रहे हैं, इसलिए प्रतिबिंब बनना है पीछे। यहां F है, यहां C है। अब वस्तु कहां है? ये छठवीं स्थिति। वस्तु F व P के बीच। ठीक, ये वस्तु यहां है। तो एक प्रकाश किरण तो समांतर ले जाओ मुख्य अक्ष के, और फोकस से होकर लौट आई। दूसरी क्या होगी? अब ये वक्रता केंद्र से ले जाओ, वक्रता केंद्र की सीध में ले जाओ। वक्रता केंद्र से कहां जाएगी? सीध में जाएगी।
ये गई और वापस आई। आगे देख रहे हो, आने के बाद ये क्या हो रही हैं, फैल रही हैं। तो अब ये जब फैल रही हैं तो अनंत पर भी नहीं काटेंगी, तो आगे प्रतिबिंब ही नहीं बनेगा। क्या किया जाए, अब इनको आगे फैल रही हैं, पीछे सिकुड़ रही हैं, ये यहां मिलाया गया और यहां प्रतिबिंब बना। लेकिन क्या प्रतिबिंब हुआ, आभासी। ये प्रतिबिंब आभासी हुआ और वस्तु से बड़ा। तो जो छठवीं स्थिति होती है, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होती है, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन जाता है और आभासी बन जाता है। आभासी सीधा भी होता है। तो कहने का मतलब कि अवतल दर्पण में अनंत से वस्तु को नजदीक लाओ फोकस तक, तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। और दर्पण से पहले ही जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच चली गई, तो वहां वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी होगा, सीधा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। और पीछे कोई बिंदु है नहीं, केवल दर्पण से पीछे कह देंगे बस। तो क्या बना ये, नंबर 1 आभासी, दूसरा तो सीधा हो जाएगा, तीसरा बड़ा, चौथा पीछे, दर्पण से पीछे। ये 6 स्थितियां हुई। ठीक, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की 6 स्थितियां हुई। इसमें से एक बात यह जान लो कि उत्तल दर्पण में हमेशा F और P के बीच ही प्रतिबिंब बना था। पिछले वीडियो में देखो, फोकस और ध्रुव के बीच बना था, बाहर कभी प्रतिबिंब नहीं गया था। इसका मतलब उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी तो चाहे जो रखो, लेकिन प्रतिबिंब की दूरी फोकस दूरी के बराबर या फोकस से कम पर रहेगी। लेकिन अवतल दर्पण में देखो, शुरू से देख रहे हो, फोकस से प्रतिबिंब बना, इसके बाद फोकस से दूर ही जा रहा है, फोकस से दूर ही जा रहा है और अनंत तक चला गया, और या तो पीछे चला गया। लेकिन फोकस और ध्रुव के बीच कभी प्रतिबिंब नहीं बना। तो इसको इस तरीके समझो कि अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच प्रतिबिंब कभी नहीं बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच ही प्रतिबिंब बनता है। इसका मतलब अवतल दर्पण में जिस दूरी में कभी प्रतिबिंब नहीं बनता है, उत्तल दर्पण में सदैव उसी दूरी के अंदर ही प्रतिबिंब बनता है। ठीक, एक स्थिति ये हो गई। दूसरी स्थिति है ये नंबर 3 वाली, वस्तु जब वक्रता केंद्र पर होती है तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। अर्थात वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी दोनों बराबर है। अगर वक्रता केंद्र 10 सेंटीमीटर है और 10 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी गई, तो 10 सेंटीमीटर दूरी पर ही उसका प्रतिबिंब बनेगा। इसमें सवाल लगाने की कोई जरूरत नहीं, ये मौखिक रूप से हमको बताना है। वस्तु का आकार भी बराबर रहेगा, जितने लंबी वस्तु रहेगी उतने लंबा प्रतिबिंब बनेगा। अब जैसे वस्तु को अंदर करेंगे C व F के बीच, तो वस्तु क्या होगा, C से बाहर भागेगा, C और अनंत के बीच देखो हुआ। तो ये है, जब वस्तु C पर होती है तो ये प्रतिबिंब की स्थिति न्यूमेरिकल में बहुत काम देगी। तो यहां तो बता ही रहे हैं, न्यूमेरिकल आएगा फिर बताएंगे वहां दोबारा, वहां ज्यादा समझ में आएगा।
इस तरीके से अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की 6 स्थितियां हुई। अब इनको ठीक से पढ़ो और ध्यान से समझो, हर स्थिति को बनाने का अभ्यास करो। ठीक।